अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, दैट व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ इट can be solved by the help of a biological method. In the previous lecture, I give you introduction of what is biological problem and also give the introduction of biological method. But in this lecture, I also give you brief explanation of that what is hypothesis, that what is experiment, and how the final results are concluded. So this lecture is very important and very informative for you. So let's start our lecture properly. But before starting our lecture properly, I want to say you that please like my video, subscribe my channel for the more interesting videos. So now, without wasting our time, let's start our lecture properly. Lecture number 2, dear students, chapter number 2 of class 9th biology. Today our topic of lectures are, the first one is biological problem. As in previous lecture, I have give you lecture on what is biological problem, and the second one is biological method steps. Okay, in this lecture I also give you a preview of the our previous lecture, and also we discuss our new topics, which is the biological method steps. So let's start our lecture properly. Dear students, first of all, that what is biological method? The scientific method in which biological problem are solved is termed as biological method. एक ऐसा मेथड जिसके तहत किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. इट कंप्राइजेस द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट टू ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. इसके अंदर कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब हमने देखना है कि स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास कितने हैं और कौन कौन से हैं. द फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई चीज रिकॉग्नाइज करनी है. सेकंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशन. थर्ड स्टेप इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. Fourth step is deduction, then experiment perform, then summarization of results, and the last one is a reporting of the result. Okay, dear students. So let's see the description of every step. The first one is hypothesis. Dear student, what is hypothesis? सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं अपने 5 सेंसेस के साथ, और फिर हमने आपको उसकी 2 टाइप्स भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस पे. हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाता है वो मेरे ख्याल से तो हाइपोथेसिस ही होता है हमारे पास. ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन कभी भी कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बन सकती अनटिल उस टाइम तक दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, जब तक वो किसी क्वेश्चन से रिलेट ना कर रही हो. ओके डियर स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइपोथेसिस आती है कि मिसाल अगर हम ले लेते हैं किसी पर्सन को मलेरिया हो गया है. अब मलेरिया होने की जो वजह है वो हमारे पास क्या होती है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम तो होता है बेसिकली, या एक हाइपोथेसिस है कि हो सकता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से हमारे पास मलेरिया हो रहा हो. दिस इज अ हाइपोथेसिस. ओके, लेकिन हाइपोथेसिस किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेट तो कर रही है ना, कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, उसकी वजह का हम आंसर तो दे रहे हैं ना. तो इस तरह से जब तक कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करती तब तक वो हाइपोथेसिस, वो हमारे पास जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है वो हाइपोथेसिस नहीं बन सकती. जब वो किसी साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर देती है उस टाइम वो हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोड, दिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. जो हमारे पास टेंटेटिव से एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन को, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं. यानी कि किसी ऑब्जर्वेशन का आंसर जो हमारे पास एक आता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? हाइपोथेसिस कह रहे होते हैं, जो हम अपने माइंड के अंदर सेट कर रहे होते हैं. मतलब हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो. ओके, there are some hypothesis should have the following characteristics. There are the following characteristic of a good hypothesis. The first one is it should be general statement. ये कोई जनरल से स्टेटमेंट होनी चाहिए. For example, plasmodium cause malaria.
सिंपल सी स्टेप है, एक जनरल सी स्टेटमेंट है आपके पास। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, ये एक आम फैम सा कोई आइडिया हमारे पास होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं उनको ये हमारे पास कबूल कर रहा हो, उसके मुताबिक ये चल रहा हो हमारे पास। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको सिंपल रखा जाए, एज जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिएबल, ये हमारे पास टेस्टेबल होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, अब कोई बात है उसको हमने टेस्ट, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सके और हम उसको फॉल्स साबित भी कर सके, ये भी उसके अंदर खासियत होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, देयर शुड बी अ वे टू शो हाइपोथेसिस इज फॉल्स, ये भी हमें शो करवाना चाहिए कि हाइपोथेसिस फॉल्स हो सकती है, अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, कि हम इसको डिस्प्रूव भी कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट, जाहिर सी बात है हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ हाइपोथेसिस, हर एक प्रॉब्लम की हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस नहीं होती, डिफरेंट हाइपोथेसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल 5 6 7 8, हर साइंटिस्ट की अपनी अपनी हाइपोथेसिस होती है उस पे प्रेजेंट। अब ऐसा नहीं होता कि हर एक की हाइपोथेसिस ही हमारे पास सही हो, किसी एक की हाइपोथेसिस उसमें से सही होती है, और उनकी हो सकता है हर साइंटिस्ट की 5 हाइपोथेसिस और 5 में से किसी एक की जाके हमारे पास सही हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसको फॉल्सेबल भी होना चाहिए हमारे पास, ये भी उसकी एक खासियत आती है। Next move towards deduction. That what is deduction? In next step, biologists draw deduction from hypothesis. Hypothesis से हमारे पास क्या बनाई जाती है जी? Deductions बनाई जाती है। Deductions are the logical consequences of hypothesis. ये हमारे पास क्या कोई लॉजिक वाला आंसर होता है किसी hypothesis का, जिसे हम क्या कहते हैं? Deduction कहते हैं। For example, for this purpose, hypothesis is taken true. इसके लिए हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को हम ट्रू मान लेते हैं, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिडक्शन एंड ड्रॉन फ्रॉम इट, और इससे जो हमारे पास रिजल्ट निकलते हैं किसी भी हाइपोथेसिस से, उसे भी हम क्या कर लेते हैं? ट्रू ही साबित कर लेते हैं, अपने पास ट्रू से समझ लेते हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड, किसी बायोलॉजिकल मेथड में, इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वन शुड एक्सेप्ट अ सर्टेन रिजल्ट। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई डिडक्शन हमारे पास ट्रू है तो उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक। इसके अंदर हम दो ही चीजें यूज हम करते हैं, इफ या देन फिर। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये हमारे पास दो क्वेश्चन बनते हैं, और इन दो क्वेश्चन के आंसर हम किसके अंदर करते हैं? डिडक्शन के अंदर कर रहे होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट अ थ्योरी. Without experiment, it is not proof does the hypothesis is true, does the hypothesis is wrong. So this is the important question. The word is the role of experiment in proving that the hypothesis is true or not. So let's see the answer. The most basic step of biological method is experimentation. Experimentation is very important step in solving a biological problem. Biologists perform experiments. Biologists जो होते हैं वो experiment perform करते हैं to see the hypothesis are true or not. ये देखने के लिए कि hypothesis हमारे पास true है भी या नहीं true. Okay dear students, through experiment biologist learns which hypothesis is correct. इससे ही हमें पता चलता है कि कौन सी hypothesis correct है और कौन सी hypothesis हमारे पास wrong है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप डियर स्टूडेंट्स को। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक माय वीडियो। होप सो कि पीछे वाले सारे कंसेप्ट्स आपको समझ आ रहे होंगे, तो लाइक करें मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट मूव्स, द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन व्हिच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। तो हमारे पास बेहतरीन हमारे पास होती है एक हाइपोथेसिस जो हमारे पास करेक्ट साबित होती है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जो बाकी हाइपोथेसिस जो हमारे पास सही साबित नहीं होती उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द वेरी फाइनल टर्म्स पे अब हम बात करेंगे, विच इज द समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से जितना भी डाटा होता है उसको बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास समराइज कर लेते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिकली, और इसके बाद फिर इनके ग्राफ्स बनाए जाते हैं, एंड देन हमें उसका रिजल्ट बताया जाता है कि आया अच्छा इसके अंदर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इस क्वांटिटी के बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, और इस क्वांटिटी के साथ हमने फलां जो हमारे पास केमिकल था उसको हमने इतना यूज किया। ऑल दो हाइपोथेसिस आर डिफरेंट इन डिफरेंट वेज, तो वो चेक करते हैं कि हर हाइपोथेसिस के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो क्या क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उनको राइट करने के लिए फिर वो एक समराइज करते हैं रिजल्ट को। टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिकल एनालिसिस, और फिर स्टैटिकल एनालिसिस को हम करते हैं क्योंकि एवरेज हमेशा से रिजल्ट लिया जाता है, कभी भी फाइनल रिजल्ट हमारे पास नहीं आता एक्सपेरिमेंट्स का। जो एवरेज रिजल्ट आ रहा होता है हम इसको प्रूव करते हैं और इसी
उसी को हम साबित कर लेते हैं, सच मान लेते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट क्या होता है? इसके बाद जब समराइज हो जाता है रिजल्ट तो फिर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं इसको पब्लिश कर देते हैं अपने साइंटिफिक रिसर्च को जर्नल्स के अंदर, बुक्स के अंदर, और फिर इसको नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग सेमिनार्स के अंदर फिर इसको इन पे बहस की जाती है, और फिर जो बाकी साइंटिस्ट होते हैं वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रॉन्ग प्रूफ ना हो, इट मीन्स वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक थ्योरी बन जाती है, और फिर थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हमेशा से ये बात है डियर स्टूडेंट्स के जो हमारे पास बायोलॉजी है इसके अंदर थ्योरीज और लॉ की हमेशा से कमी है, क्योंकि अभी तक बायोलॉजी के अंदर सिर्फ दो ही आपके पास आपको लॉ नजर आते हैं, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड द अदर वन इज वेम्बर हेरिडिटी लॉ। तो इस तरह से हमारे पास दो ही लॉ हैं, वो इस वजह से क्योंकि नेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, आपके पास हमेशा से हमारे पास वेरिएशंस आ रही हैं। अगर वेरिएशंस ना आए तो हमारे पास लाइफ हमारे पास जो है वो स्टेबल हो जाए, फिर लाइफ जो होती है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए। देयरफॉर हमारे पास जो बायोलॉजी है इसके अंदर कम नंबर है थ्योरीज एंड लॉ के। Let's move towards the important question of the lecture. The first one is what is hypothesis? This is a very important question. The other one is write the characteristics of a good hypothesis. Why the deduction making is necessary. How the experiment is helpful to see hypothesis is correct or not. And the last one is how the scientists publish their results. Okay, dear students, thank you so much. Here our lecture is gone to end. At the last, I must say you that please like my video, subscribe my channel for the more interesting videos, and share it with your friends. Okay, dear students, Allah Hafiz.